सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। इसके अंतर्गत हमने एक टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ लिया था। आज यहाँ पर हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया था कि किस तरीके से बच्चों के अधिगम को जांचने हेतु कौन कौन से तकनीकों का प्रयोग हम करते हैं, तो उसी के अंतर्गत है बुद्धि परीक्षण। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं बुद्धि परीक्षण को। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है दोस्तों? व्यक्तिगत का मतलब होता है इंडिविजुअल। जैसे कक्षा में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों को, एक एक बच्चे को बुला करके उसका हम टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, या फिर उसका हम एग्जाम ले रहे हैं, उसकी मौखिक परीक्षा ले रहे हैं। बुला करके एक एक बच्चे को कम से कम 5 से 10 मिनट उससे हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो यही होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसमें देखिए, यह वह बुद्धि परीक्षण है जिसमें प्रश्नों एवं समस्याओं को शब्दों अर्थात भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोज्य को भी इसका उत्तर भाषा के माध्यम से ही देना होता है। इन्हें पेपर पेंसिल परीक्षण भी कहते हैं। यानी कि कोई क्वेश्चन दिया होता है, कोई कहानी आपको टीचर ने सुनाई है या कोई चैप्टर पढ़ाया है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, उसके बाद वो इन चारों चैप्टर्स का आपसे टेस्ट ले रहे हैं। तो टेस्ट लेंगे वो तो कोई ना कोई क्वेश्चन देंगे। तो क्वेश्चन देंगे, मान लीजिए प्यासा कौवा वाली कहानी थी, तो प्यासा कौवा वाली कहानी में वो बताएंगे कौवा किस तरीके से कौवे को पानी मिलता है, तो वो पूरी चीज आप उसका उत्तर लिख करके बताओगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण होता है, इसमें शब्दों में ही प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आसानी से इस परीक्षण को कर पाते हैं। बहुत छोटे बच्चों पर इस परीक्षण को हम नहीं कर पाते, क्योंकि छोटे बच्चे भाषा को बोल लेते हैं लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं। देखिए, शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण की विशेषताएं क्या है? तो ये केवल शिक्षित व्यक्तियों पर ही प्रशासित किए जा सकते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, सिर्फ वही लोग ये शाब्दिक परीक्षण कर पाएंगे। ये परीक्षण केवल उसी भाषा को जानने वाले व्यक्ति पर ही प्रशासित किए जा सकते हैं। छोटे बच्चों की बुद्धि का मापन करने के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे, आपको पता है कक्षा 1-2 में जब बच्चे आते तब वो अच्छे से मिला करके पढ़ पाते हैं, मिला करके। लेकिन जो बच्चे एलकेजी में, यूकेजी में, छोटी कक्षा में होते हैं, शून्य में होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्री प्राइमरी में होते हैं, वो बच्चे नहीं कर पाएंगे इस तरीके के परीक्षणों को, या इस तरीके का परीक्षण इन बच्चों पर हम नहीं कर पाएंगे। इसके द्वारा मंद बुद्धि बच्चों की बुद्धि का मापन भी नहीं कर सकते हैं हम। अब शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण के अंतर्गत निम्न परीक्षण आते हैं। पहला है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के सर्वप्रथम प्रयास का श्रेय अल्फ्रेड बिने को है। ये पेरिस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। इन्होंने मंद बुद्धि बालकों का पता लगाने के लिए अपने साथी साइमन की सहायता से विभिन्न परीक्षाओं का निर्माण किया। इन्होंने 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1908 में इनका संशोधन भी किया, जो कि 3 से लेकर के 13 वर्ष के बालकों के लिए बिने साइमन ने बुद्धि परीक्षण बनाया था। दोस्तों, याद रखिएगा। और इन्होंने कब परीक्षण किया था? पहला परीक्षण इन्होंने किया था 1905 में। तो पहला बुद्धि परीक्षण यही 1905 में ही हुआ था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, जो 1908 में आया था बिने का संशोधित परीक्षण, इसमें क्या है? तो देखिए, 1908 के संशोधित परीक्षण से अमेरिका व इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिकों के मध्य रुचि उत्पन्न हुई और इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बिने ने उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए 1911 में अपने परीक्षण में संशोधन किए। यह परीक्षण 3 से 15 वर्ष की आयु के बालकों के लिए था। प्रत्येक वर्ष के बच्चों के लिए 5 प्रश्न या 5 कार्य थे, लेकिन 4 वर्ष के बालकों के लिए केवल 4 ही कार्य थे। 11 एवं 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्न नहीं थे। इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या 54 थी। उस परीक्षण में बिने ने मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि का मापन किया था। इसके बाद है स्टैनफोर्ड संशोधित बिने परीक्षण, जो कि 1916 में किया गया था। तो एल.एम. टर्मन ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बिने और साइमन के परीक्षण को अमेरिका में रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता और उनकी संस्कृति के अनुसार 1916 में संशोधित किया, जिसे स्टैनफोर्ड संशोधित बिने परीक्षण 1916 कहा गया। इस परीक्षण का अमेरिका में बुद्धि मापने के लिए बहुत अधिक प्रयोग किया गया। इस परीक्षण में पदों का चुनाव बालकों की उम्र को ध्यान में रखकर किया गया। यह परीक्षण 14 वर्ष तक के बालकों की बुद्धि का मापन करता है। इसमें 90 प्रश्न थे, जिसमें से 54 प्रश्न बिने के 1911 के परीक्षण से लिए गए,
5 प्रश्न बिने के प्रारंभिक परीक्षण से और 4 प्रश्न दूसरे अमेरिकन परीक्षण से तथा 27 नए प्रश्न थे। ठीक है, टोटल 90 प्रश्न हो गए थे स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में, जो कि 1916 में किया गया था। इस परीक्षण का प्रशासन एकांत व शांत वातावरण में किया जाता है। शुरू में प्रश्न इतने सरल होते हैं कि प्रयोज्य में आत्मविश्वास आता है। यानी कि जब आप छोटे बच्चे को बुलाते हो, आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? सबसे पहले आप उससे उसका नाम पूछते हो, फिर उसके फादर का नाम, उसकी मदर का नाम, वो कहाँ रहता है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं कि नहीं, उसके भाई बहन कितने हैं। इस तरीके से पहले आप बच्चे को कंफर्टेबल फील कराते हो। फिर उससे पूछते हो कि हिंदी में पहला चैप्टर क्या है, तुमने उससे उसमें क्या सीखा, गणित में क्या है, इंग्लिश में क्या है। ये सब चीजें आप बच्चे से पूछते हो। पहले पीरियड में आपको क्या पढ़ाया जाता है, दूसरे पीरियड में क्या पढ़ाया जाता है, ये सब चीजें आप पूछते हो बच्चों से। तो आसानी से जो बच्चे हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं जब आसान प्रश्नों को आप बच्चों से पूछते हो। फिर धीरे धीरे आप टफ की तरफ आते हो। तो इस तरीके का जो परीक्षण होता है वो बहुत ही बेहतर होता है। धीरे धीरे प्रयोज्य उस स्तर तक पहुंचते हैं वहां वह सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दें। जो प्रयोज्य की उच्चतम आयु, यानी कि जो बच्चे की उच्चतम आयु कहलाती है, जब वह परीक्षण उस पर हम कर लेंगे तो हम देखेंगे कि बच्चे की जो उच्चतम आयु है वो किस तरीके की है, बच्चे ने अपने आयु के अनुसार कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। इसके बाद परीक्षण उस सीमा में बढ़ता है, डॉक्टर वह सभी प्रश्नों के उत्तर देने में असफल रहता है, वह उसकी चरम आयु कहलाती है। यानी कि जब जहां पर वह सभी प्रश्नों के उत्तर देने में असफल हो जाता है, यानी कि जब बहुत ज्यादा टफ प्रश्न आ जाते हैं, तो इस अवस्था में जो परीक्षण है उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर किसी बालक की आयु यदि 7 वर्ष है, कोई 7 साल का बालक है, तो उसे पहले 5 वर्ष की आयु के, फिर 6 वर्ष की आयु के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें वह सही सही कर लेता है। फिर उससे अन्य आयु वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और वह 7 वर्ष से अधिक आयु के 6 प्रश्नों में 2 का उत्तर देता है, तो उसे 2 महीने का श्रेय दिया जाएगा। इस प्रकार उसकी मानसिक आयु 7 वर्ष 2 माह मानी जाएगी। यानी कि बच्चों से पहले जो उन्होंने पहले सीखा है, अपनी जो पहली कक्षाओं में सीखा है पहले की, उनसे पहले वही प्रश्न हम पूछते हैं, फिर उनके स्तर तक आते हैं धीरे धीरे। अब देखिए व्यक्तिगत अशाब्दिक, अभी आपने शाब्दिक देखा जिसमें हम बच्चों को लिख करके प्रश्न देते थे, जिसमें हम शाब्दिक रूप से बच्चों से उत्तर जानते थे, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे जिसको आसानी से कर सकते थे। अब यहाँ पर है व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो इन परीक्षणों में प्रश्नों एवं समस्याओं को भाषा में प्रस्तुत न करके स्थूल वस्तुओं व चित्रों आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोज्य को इनका उत्तर भी उसी प्रकार देना होता है। इन्हें निष्पादन या परफॉर्मेंस परीक्षण भी कहते हैं। यह परीक्षण पेपर पेंसिल परीक्षण के रूप में भी हो सकते हैं या निष्पादन परीक्षण के रूप में भी, इन दोनों के संयुक्त रूप में भी हो सकते हैं। तो देखिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? तो इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता यही है कि यह अपेक्षाकृत अधिक वैध एवं विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि जो शाब्दिक परीक्षण होते हैं उसमें कुछ प्रश्नों को बच्चे नकल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें नकल नहीं कर सकते। इनका प्रशासन शिक्षित और अशिक्षित दोनों लोगों पर हम कर सकते हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन पर भी कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उन पर भी कर सकते हैं। यह व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप में प्रशासित किए जा सकते हैं, यानी कि एक अकेले बच्चे का भी कर सकते हैं या 4 से 5 बच्चों का ग्रुप बना करके भी आप ये टेस्ट कर सकते हैं। इनके द्वारा छोटे बच्चों की बुद्धि का मापन सरलता से हम कर पाते, इसलिए आप देखिए बच्चों को बॉल से और बहुत सारी चीजों से एक्टिविटी के माध्यम से सिखाया जाता है। अब देखिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की क्या परिसीमाएं हैं? तो इसका निर्माण एवं मानकीकरण कठिन होता है, ये व्यय साधन होते हैं, इसमें हमें पैसे खर्च करने होते हैं। इनका प्रशासन करना कठिन होता है, इनका अंकन वस्तुनिष्ठ रूप में करना भी कठिन होता है। अब देखिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत निम्न परीक्षण आते हैं। सबसे पहले पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। देखिए यह परीक्षण 14 वर्ष तक के लिए है। इसमें बालक को पेपर में बना एक भूल भुलैया का चित्र दे दिया जाता है, उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होता है। यदि बालक असफल रहता है तो कम बुद्धिमान समझा जाता है। इस तरीके से आप देखते हो पेंसिल बॉक्स पर भी बना होता है, इस तरीके से भूल भुलैया बना होता है जिसमें ढेर सारी रेखाएं होती हैं इस तरीके से, और बच्चे को यहाँ से उसको बाहर निकालना होता है। उस जो उसपे छोटा सा एक गोल सा बना होता है, हम कह सकते हैं उसको, एक इस तरीके से छोटी सी गोली बनी होती है, उसमें अंदर रखी होती है और उसको हम धीरे धीरे उसको हर तरफ से घुमाते हैं कि ये भूल भुलैया से बाहर निकल आए। ये बॉल्स छोटे छोटे अंदर घुसे होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बच्चे को भूल भुलैया से कैसे बाहर निकलना है, अगर वो बाहर निकल जाता है
और 1 या 2 बार में अगर वो निकलता है, तो अगर वो 4 बार 5 बार का टाइम लगाता है, तो इसी के अनुसार हम ये पता लगा लेते हैं कि बच्चा कितना बुद्धिमान है। फिर है भाटिया क्रियात्मक परीक्षण माला। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के मनोविज्ञान के भूतपूर्व संचालक डॉक्टर चंद्रमोह भाटिया ने किया। यह बैटरी 900 बालकों पर प्रयोग करके मानकीकृत की गई। इस बैटरी में 5 सहायक परीक्षण है। पहला है अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण। तो इस परीक्षण में एक बक्से में आयताकार लाल हरे रंग के टुकड़े होते हैं, जिसके आधार पर व्यक्ति को वह आकृति बनानी होती है जो उन्हें दिखाई जाती है। ठीक है, टुकड़े इधर उधर खिसकाए जा सकते हैं किंतु उठाए नहीं जाते हैं। जो जितनी जल्दी कार्य कर लेता है उसी के अनुसार उसकी बुद्धि का मापन होता है। फिर है कोहज का कास्ट आकृति परीक्षण। इस परीक्षण में 1 वर्ग इंच के 16 लकड़ी के घनात्मक टुकड़े होते हैं जो भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं। इसे प्रयोज्य को दी गई आकृति के समान 10 आकृतियां बनानी होती हैं। इस परीक्षण में बुद्धि का मापन समय व बुद्धि के आधार पर किया जाता है। इसके बाद है चित्रपूर्ति परीक्षण। तो इस परीक्षण में विभिन्न आकृति के टुकड़ों को जोड़कर दी गई आकृति बनानी होती है। बच्चों को ढेर सारी एक्टिविटीज के माध्यम से ही ये जो आप देख रहे हो अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण, इसमें अलग अलग प्रकार की आकृतियों के टुकड़ों को जोड़ करके कुछ नया बना देना है। ठीक है, इस तरीके से चित्र खींचना परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। ऐसे आकृति चित्रण भी कहा जाता है। इस चित्रण की रचना भाटिया ने स्वयं की है। इस परीक्षण में 8 कार्ड होते हैं। प्रत्येक कार्ड पर एक पैटर्न बना होता है। प्रयोज्य को बिना पेंसिल उठाए वैसा पैटर्न बनाना होता है। प्रथम 4 के लिए 2 मिनट तथा अंतिम 4 के लिए 3-3 मिनट का समय रखा जाता है। इसके बाद है तात्कालिक स्मृति परीक्षण। तो इस परीक्षण के अंतर्गत परीक्षक कुछ अंकों को बोलता है, प्रयोज्य को उन्हें तुरंत दोहराने के लिए कहा जाता है ताकि प्रयोज्य की तात्कालिक स्मृति का पता लगाया जा सके। तो ये तो बहुत आसान है कि हमने जो बताया तुम्हें, चलो उसको बताओ, जो भी हमने बोला उसको बताओ। तो इससे बच्चे का प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना अच्छा है ये पता चलता है। फिर है बैचलर वैल्यू परीक्षण। तो यह परीक्षण 1939 में प्रकाशित हुआ। यह परीक्षण बैचलर वैल्यू का बनाया हुआ है। ठीक है, तो बैचलर वैल्यू जो परीक्षण है, इसमें देखिए इसी कारण इसे हम बैचलर वैल्यू परीक्षण कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही इसे बनाया था। पहले इसका नाम बालकों के लिए बैचलर बुद्धि परीक्षण था, लेकिन फिर यहाँ पर इसमें 1955 में संशोधन हुआ और नवीन संस्करणों का नाम यहाँ पर इनके नाम पर ही इस परीक्षण का नाम रख दिया गया। ठीक है, तो देखिए यह परीक्षण 16 से लेकर के 64 वर्ष तक के लोगों के बुद्धि का मापन करता है और इस परीक्षण में शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरीके के परीक्षण होते हैं। इसमें 11 उप परीक्षण है जिसमें 6 शाब्दिक हैं और 5 अशाब्दिक परीक्षण है। तो शाब्दिक परीक्षण देखिए सामान्य बोध, जनरल, यहाँ पर एक तरीके से जनरल नॉलेज किस तरीके की है, बच्चे की कितना वो समझ पा रहा है जो उसको आपने पढ़ाया है। तो जैसे जूते चमड़े के क्यों होते हैं, जो जूते होते हैं वो चमड़े के क्यों होते हैं, कानून क्यों आवश्यक है, आदि प्रकार के प्रश्न। बच्चों से बोध के प्रश्न का मतलब है कि ऐसे प्रश्न जिससे बच्चों के अंदर एक जो भावना है वो बाहर निकले। आखिर में क्यों, कानून क्यों जरूरी है। अगर हम कानून नहीं रहेगा तो सब लोग अपने अपने मन से, कोई भी जिसको सड़क से जब नियम में बताया गया कि बाएं से चलना है तो वो दाएं से चलेगा। ठीक है, तो जो सिस्टम है उसको ही पूरा वो उल्टा कर देगा। ठीक है, और जूते चमड़े के क्यों बनाए जाते हैं या इस तरीके के जब प्रश्न बच्चों के सामने आएंगे तो उसका उत्तर वो अपने अनुसार देंगे, जो सूचना उनको पहले उसके बारे में जानकारी होगी। तो सूचना, इसमें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। गलत उत्तर मिलने पर आगे के प्रश्न नहीं पूछे जाते। फिर है अंक विस्तार, इसमें तात्कालिक स्मृति का परीक्षण होता है। फिर है अंक गणितीय तर्क, इसमें प्रयोज्य की गति और शुद्धता के द्वारा उसकी बुद्धि का मापन होता है। फिर है समानताएं, इसमें प्रयोज्य को बताना होता है कि किस प्रकार 2 वस्तुएं समान है। फिर है शब्द भंडार, इसमें 42 शब्दों का अर्थ एक एक करके पूछा जाता है जो कठिनाई के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए अशाब्दिक क्रियात्मक परीक्षण में क्या क्या होता है, अंक चिन्ह, चित्र पूर्णता, ब्लॉक डिजाइन, चित्र व्यवस्था और वस्तु संकलन। तो अब हम आ गए हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण पर। सामूहिक मतलब इसमें पता चल रहा है नाम से ही कि 4 से 5 लोगों का ग्रुप होगा या 8 से 10 लोगों का एक ग्रुप होगा। मतलब ग्रुप में जो भी टेस्ट होगा वो ग्रुप में होगा। और यही होता है हमारे दैनिक जीवन में जब हम बच्चों का एग्जाम लेते हैं, चाहे वो मंथली हो चाहे वो 3rd मंथली पेपर हो, तो हम ग्रुप में ही पेपर जो बनाते हैं। कक्षा में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों के लिए हम एक ही पेपर बनाते हैं और यही होता है एक तरीके से बच्चों का सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसको हम कह सकते हैं। तो इसके भी वही 2 रूप हैं, जैसे कि व्यक्तिगत के आपने देखा था कि पहला शाब्दिक, दूसरा अशाब्दिक। शाब्दिक पढ़े लिखे लोगों के लिए और अशाब्दिक में
जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों के लिए। ठीक है, तो देखिए शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में सबसे पहले आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण है। तो देखिए शाब्दिक सामूहिक परीक्षण के अंतर्गत वे बुद्धि परीक्षण आते हैं जिन्हें भाषा के साथ ही सामूहिक रूप से प्रशासित किया जाए। इसके अंतर्गत निम्न परीक्षण है। पहला है आर्मी अल्फा टेस्ट। तो यह शाब्दिक सामूहिक परीक्षण है, इस कारण इसका प्रयोग केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों पर ही किया जाता है। इस परीक्षण का प्रयोग करके लगभग 20 लाख सैनिकों की बुद्धि परीक्षा ली गई। इसका प्रयोग अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों का चुनाव करने के लिए किया गया था। फिर है सेना का सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। तो इसका निर्माण भी अमेरिका में ही हुआ। इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेना में विभिन्न सैनिकों को वर्गीकृत करने के लिए किया गया। इस परीक्षण में सैनिकों को 3 प्रकार की समस्याओं का समाधान करना पड़ता था, शब्दावली, गणित और वस्तु गणना की। अब गैरेट के अनुसार देखिए इसका प्रयोग लगभग 12 लाख सैनिकों की बुद्धि परीक्षण के लिए किया गया था। अब अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या है? तो देखिए इसके अंतर्गत आर्मी बीटा आता है। आर्मी अल्फा आपने देखा था, जो पढ़े लिखे सैनिक थे उनके लिए था, और आर्मी बीटा जो पढ़े लिखे नहीं भी थे, जो नहीं थे उनके लिए तो था ही, जो थे उनके लिए भी था, तो ये सभी के लिए था। तो आर्मी बीटा इस परीक्षण का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना के विभिन्न पदों और विभागों में कार्य करने वाले व्यक्तियों का चुनाव करने के लिए किया गया। इसमें भी वस्तुओं की गणना करना, अंकित चित्र में विभिन्न वस्तुओं में एक दूसरे से संबंध बताना, चित्र की उन वस्तुओं पर चिन्ह लगाना जिनका किसी से भी किसी प्रकार का संबंध नहीं है। फिर है शिकागो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण। तो यह परीक्षण 6 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक के व्यक्तियों का मापन करता है। इसमें निम्न काम करने होते हैं। शिकागो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण में अंक प्रतीत, वस्तुओं का वर्गीकरण करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में समानता बताना पड़ता है, लकड़ी के ब्लॉकों को गिनना, चित्र व्यवस्था, आकृति का मिलान, ये सब करना होता है। फिर है पिंगन का अशाब्दिक परीक्षण या पिगन का अशाब्दिक परीक्षण। तो देखिए तो पिंगन के अनुसार यहाँ पर आप देखिए यह परीक्षण इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक पिंगन का बनाया हुआ है। इसमें 4 उप परीक्षण है, समानताएं, विभिन्नताएं, आकृति, क्रम और सादृश्यता। ठीक है, इसके बाद आता है कैटल का संस्कृति मुक्ति परीक्षण। तो इसमें देखिए इस परीक्षण में संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी कारण इसे संस्कृति मुक्त परीक्षण कहा जाता है। इस परीक्षण में प्रयोज्य को सरल से सरल ढंग का निर्देश समझाया जाता है और जहां तक संभव हो प्रयोग को करके दिखाया जाता है। इस कारण इसमें भाषा की योग्यता की कम आवश्यकता पड़ती है। इसमें 2 चित्र दिए होते हैं। पहले चित्र में 3 आकृति होती है, चौथी की जगह खाली होती है जिसे प्रयोज्य को स्वयं बनाना होता है। दूसरे चित्र में 5 आकृतियां दी गई होती हैं और छठी आकृति बनानी होती है। तो इस तरीके से चित्र दिया होता है। तो यहाँ पर आप देखिए पहले क्रॉस है, फिर गोल है, फिर क्रॉस है। यहाँ पर आप देखिए जो चित्र ए है, यहाँ पर आप देखिए पहले क्रॉस है, फिर गोल है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर क्रॉस होगा और उसके बाद फिर गोल होगा। और यहाँ पर क्रॉस क्रॉस है चित्र बी में, तो यहाँ पर क्या होगा, गोल गोल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए चित्र नंबर 2 में आप ध्यान से देखिए तो 2 क्रॉस है और 1 गोल है, और यहाँ पर आप देखिए 2 गोल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों की बुद्धि का परीक्षण होता है। अब इसके बाद देखिए शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर क्या है, और ये एग्जाम में पूछता है तो उसको ध्यान से देखिएगा। शाब्दिक मतलब अभी आपने देखा कि भाषा के माध्यम से ये प्रश्न हमें मिलते हैं और भाषा के माध्यम से ही हम इसका उत्तर भी देते हैं। तो ये पढ़े लिखे लोगों पर होता है। और जो अशाब्दिक है इसमें देखिए इसमें प्रश्न एवं समस्याएं स्थूल वस्तुओं या चित्रों के माध्यम से दी या प्रस्तुत की गई होती हैं। तो ये बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी होता है। तो ये अशाब्दिक को दोनों लोग कर सकते हैं। अब देखिए इनमें प्रश्नों एवं समस्याओं का उत्तर भी भाषा के माध्यम से ही देना होता है, और इनमें प्रश्नों और समस्याओं के उत्तर यथा क्रियाओं द्वारा हमें देने पड़ते हैं। हम जिस तरीके का भी पैटर्न बना है उसमें आगे का पैटर्न बनाते हैं, या फिर कोई हमें एक्टिविटी करने को दी जाती है तो उस एक्टिविटी को हम टीचर्स को करके दिखाते हैं। तो देखिए जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है इसका निर्माण एवं मानकीकरण करना सरल होता है, क्योंकि इसमें हम जो प्रश्न हैं वो बच्चों को पहले से ही लिख करके तैयार रखते हैं, और इसका निर्माण और मानकीकरण कठिन होता है जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। इसके बाद देखिए इसके निर्माण में कम व्यय होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर हमने बनाया और सारे बच्चों से उसी से बराबर क्वेश्चंस पूछते गए। ठीक है, और इनके निर्माण में अपेक्षाकृत अधिक व्यय होता है, क्योंकि हमें ढेर सारे सामान जुटाने होते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में, जैसे कि काठ की जो लकड़ी की वस्तुएं हुई, या फिर अलग अलग प्रकार के बच्चों को बॉल्स मंगा करके गेम खिलवाना, तो इसमें अधिक व्यय होता है। इसका प्रशासन सरलता से होता है, इसीलिए स्कूल में ज्यादातर चीजें आप देखिए क्लासेस में लिख करके ही बच्चों को दी जाती हैं।
ठीक है। इसका प्रशासन करना कठिन होता है, जो यहाँ पर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। देखिए, इस जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, इसका प्रयोग केवल परीक्षण की भाषा जानने वालों पर ही हम कर सकते हैं। हिंदी भाषा में अगर हम परीक्षण करवा रहे हैं तो वही बच्चे कर पाएंगे जो इस भाषा को जानते होंगे। और जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ये उस भाषा को नहीं भी जान रहा है बच्चा तो भी उसको कर लेगा, क्योंकि उसको देख करके समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछते रहिएगा। अब इसके बाद लास्ट में है यहाँ पर रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ठीक है, इस परीक्षण में अनेक मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे से अधिक कठिन होती हैं। यह रेखा गणितीय आकृति और डिजाइन में होती हैं। 1956 के परीक्षण में संशोधित संस्करण में 5 भाग हैं, प्रत्येक भाग में 12 पद हैं। वर्तमान समय में इसके 3 संस्करण हैं जो कि इस प्रकार हैं। देखिए, रेवन एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, रेवन स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, तीसरा है रेवन कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ठीक है, अलग अलग आयु के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ, जो एडवांस है वो 6 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक के लिए, जो स्टैंडर्ड है वो 11.5 वर्ष से 40 वर्ष के लोगों के लिए, और जो कलर्ड प्रोग्रेसिव है वो है 5.5 से 11.5 वर्ष के बच्चों के लिए। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। क्लास कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि थर्ड सेमेस्टर में आपको सेकंड पेपर पढ़ने में मजा आ रहा होगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है पढ़ाने की दोस्तों। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको थर्ड सेमेस्टर के सारे विषयों के नोट्स चाहिए दोस्तों, अगर आपको 8 के 8 विषयों की नोट्स चाहिए आपके थर्ड सेमेस्टर के, तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट नंबर हमने दिया हुआ है अपने चैनल का। तो इस पर कांटेक्ट करके आप हम सारे के सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की आपको टेस्ट सीरीज, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, पूरी की पूरी वीडियोस, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी पर। तो यहाँ पर कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों इस नंबर पर। तो थैंक यू सो मच, चैनल से बने रहिए और सारे क्लासेस को देखते रहिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।